Hello guys, welcome back to audiobook 2 of class 12 biology chapter number 5 principle of inheritance and variation। तो इस audiobook 2 के अंदर अपन करने वाले हैं 5.3 inheritance of 2 जीन। inheritance of 1 जीन में अपन ने देखा कि अपन ने पी के प्लांट का एक ही जीन डिस्कस किया था जो उसके हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें अपन ने कैपिटल टी स्मॉल टी को लिया था। कैपिटल ऑलवेज डिनोट द डोमिनेटिंग ट्रेट and small letter always denote the recessive trait या जीन। अब इस इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में अपन सेम पी प्लांट के दो कैरेक्टर्स को एक साथ पढ़ेंगे। पहला है राउंड और येलो कलर के सीड वाले प्लांट्स, यानी ऐसा पी प्लांट जिसका जो सीड है यानी पी है वो राउंड और येलो कलर का है, और एक ऐसा पी प्लांट जिसका सीड रिंकल्ड और ग्रीन कलर का है। अब इन दोनों के बीच के क्रॉस को अपन पढ़ेंगे। मेंडल ऑल्सो वर्कड विद एंड क्रॉस पी प्लांट दैट डिफर्ड इन 2 कैरेक्टर एज इज सीन इन द क्रॉस बिटवीन पी प्लांट दैट हैज सीड विद येलो कलर एंड राउंड शेप एंड वन दैट हैज सीड ऑफ ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप। Mendel found that seed resulting from crossing of parent had yellow colored and round shaped seeds. Here you can tell which of the character in the pair yellow, green or round wrinkled shape was dominant। तो येलो, ग्रीन और राउंड रिंकल में से डोमिनेंट कौन था? तो राउंड येलो सीड्स डोमिनेटिंग थे और रिंकल्ड ग्रीन जो थे रिसेसिव थे। Thus येलो कलर was dominant over green and round shape was dominant over wrinkled। These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid cross between yellow and green seeded plant and between round and wrinkled seeded plant। अब जो पेरेंट जनरेशन थी उसमें मेंडल ने क्या किया? अब तुम फिगर पे आओ, फिगर 5.7। राउंड येलो सीड को, राउंड यानी कि कैपिटल आर, येलो यानी कि कैपिटल वाई, रिंकल्ड यानी कि स्मॉल आर, ग्रीन यानी कि स्मॉल वाई। अब जो पेरेंट थे, मान लो राउंड येलो मदर थी, रिंकल्ड ग्रीन फादर, तो राउंड येलो मदर में से राउंड का एक आर और येलो का एक वाई ले लिया तो आर वाई बन गया मदर का गैमीट। और रिंकल्ड ग्रीन पापा थे तो फादर का स्मॉल आर और ग्रीन का स्मॉल वाई ले लिया तो फादर के गैमीट्स बन गए स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब मदर के कैपिटल वाई गैमीट को फादर के स्मॉल आर स्मॉल वाई गैमीट के साथ फ्यूज कराया तो राउंड येलो सीड मिले। उनका फिनोटाइप तो राउंड येलो का लगा था, फिनोटाइप मतलब फिजिकल कैरेक्टराइजेशन तो राउंड येलो टाइप का था, लेकिन जीनोटाइप, जीन का सीक्वेंस कैपिटल आर मदर का, स्मॉल आर फादर का, कैपिटल वाई मदर का, स्मॉल आर फादर का था, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनकी ये जो प्रोजेनी बनी इसमें इन्होंने राउंड येलो और रिंकल्ड येलो के बीच में, रिंकल्ड ग्रीन के बीच में कंपेयर मतलब पेयर्स बनाए। देखो F1 जनरेशन क्या है? कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो पेयर्स बना लिए, दो के पेयर। कैपिटल आर का पहले पेयर बनाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई बन गया। अब स्मॉल आर का बनाते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हो गया। इस तरीके के 4 और 4 का पेयर बनाया। मेल गैमीट्स थे कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और फीमेल गैमीट्स थी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जब इनका क्रॉस कराया तो ये नोटिस हुआ F2 जनरेशन में, क्योंकि F1 जनरेशन में सारे के सारे राउंड और येलो थे, लेकिन F2 में जो टोटल देखो टोटल कितने पेयर्स बने? 4 मदर के, मतलब 4 मेल गैमीट्स के, 4 फीमेल गैमीट्स के, तो टोटल 4 से कितने हो गए? 16, क्योंकि पनेट स्क्वायर बन रहा है, 16 हो गए। 16 में से जो रेशियो बना सीड्स का राउंड और येलो, ग्रीन और रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड में से, वो था 9:3:3:1, यानी राउंड येलो इज टू राउंड ग्रीन इज टू रिंकल्ड येलो इज टू रिंकल्ड ग्रीन, यानी कि ऐसे सीड्स जो राउंड और येलो कलर के थे उनका राउंड और ग्रीन कलर के साथ, उनका रिंकल्ड और येलो, उनका रिंकल्ड और ग्रीन कलर के साथ जो रेशियो बना उसमें राउंड और येलो 9 थे,
राउंड और ग्रीन सीड्स 3 थे, रिंकल्ड और येलो 3 थे, रिंकल्ड और ग्रीन 1 था। तो जो रेशियो बना वो 9:3:3:1 का बना। यानी कि मेंडल के हिसाब से अगर किसी भी स्पीशी में अपन 2 अलग अलग कैरेक्टर्स वाले जीन्स को आपस में क्रॉस कराते हैं तो अपने को 9:3:3:1 का रेशियो मिलना चाहिए बराबर। इससे तो यही पता चल रहा है। तो ज़रूरी है कि प्लांट्स में मिले, एनिमल्स में तो मिल सकता है, इसका भी पढ़ेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। Thus, yellow color was dominant over green and round shape dominant over wrinkled. These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid cross between yellow and green seeded plant and between round and wrinkled seeded plant. Let us use genotypic symbol capital Y for dominant yellow seed color and small y for recessive green seed color. Capital R for round shape seed color and small r for wrinkled seed shape. The genotype of parent can be written as capital R, capital Y, capital Y, capital Y and small r, small y, small y. The cross between two plants can be written down as in figure 5.7 showing the genotype of parent plant. The gametes capital R, capital Y and small r, small y unite on fertilization to produce the F1 hybrid. That was capital R, capital Y, small y. When Mendel self-hybridized the F1 plant, he found that 3/4 of the F2 plant and had yellow seed and 1/4 had green. 4 में से 3 सीड्स के पास, 3 प्लांट के पास जो थे येलो सीड्स थे F2 जनरेशन में। टोटल 4 में से 3 के पास जो थे कौन से येलो सीड्स थे और 1 के पास ग्रीन सीड था। Yellow and green colors segregate in a ratio 3:1. Round and wrinkled seed shape also segregate in ratio 3:1, just like in monohybrid cross. ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये जो मेंडल ने अपना मतलब ये काम किया, मेंडल ने किस पे, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन पे, इसी से रिलेटेड उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूफ किया। कैसे? यह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। इन डायहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड green appeared in the ratio 9:3:3:1. Such a ratio was observed for several pairs of characters that Mendel studied. The ratio of 9:3:3:1 can be derived as a combination series of 3 yellow, 1 green with 3 round, 1 wrinkled. This derivation can be written as follows. 3 round is to 1 wrinkled, 3 yellow is to 1 green equal to 9 round yellow is to 3 wrinkled yellow is to 3 round green is to 1 wrinkled green. Based upon such observation on dihybrid cross between plant differing in 2 traits, Mendel proposed second set of generalization that we call Mendel law of independent assortment. Law state that when 2 pair of traits are combined in a hybrid, जब 2 पेयर ट्रेट के एक साथ हाइब्रिड में कंबाइन किए जाते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। जो सेग्रीगेशन होता है एक पेयर कैरेक्टर का, वो दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर से अलग होता है। द पनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन of the 2 pair of gene during meiosis and production of egg and pollen in the F1 capital R, capital Y, small y plant. और जो F1 जनरेशन अपने को मिली थी अकॉर्डिंग टू पनेट स्क्वायर, वो एक डाइहाइब्रिड क्रॉस थी। कंसिडर द सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ जीन कैपिटल R and small r. 50% of gamete have gene capital R and other 50% have small r. अब जो F1 जनरेशन मिली उसमें कैपिटल R, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यानी राउंड और रिंकल सीड में देखा जाए कैपिटल आर स्मॉल आर में तो 50% राउंड होंगे, 50% रिंकल्ड। और अगर कलर की बात की जाए तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, तो जो कैपिटल वाई है वो क्या डिनोट कर रहा है, येलो, जबकि स्मॉल वाई क्या डिनोट कर रहा है, ग्रीन। तो यानी कि 50-50 का परसेंटेज बन रहा है। अब अगर इस 50-50 के परसेंटेज को बांटे तो इसके कितने गैमेट्स बने थे कॉम्बिनेशन F2 जनरेशन में, टोटल 4। कैसे?
कैपिटल आर का कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ 2 बने, स्मॉल आर का कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ 2 बने, 4 हो गए। अब क्योंकि कैपिटल आर का 50% था, स्मॉल आर का भी 50% था, तो क्योंकि ये दोनों गैमीट्स F2 जनरेशन में 2-2 के पेयर्स में बढ़ गए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ, क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई एक बार आर आ गया कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरी बार आर आ गया कैपिटल, तो वो जो 50% था टोटल आर का कैपिटल आर का वो 25% में बढ़ गया। यानी कि consider the segregation of one pair of gene capital R and small r. 50% of gamete have gene capital R and other 50% have small r. Now, beside each gamete having either capital R or small r, it should also have allele capital Y or small y. The important thing to remember here is that segregation of 50% R and 50% small r is independent from segregation of 50% capital Y and 50% small y. Therefore, 50% of small r bearing gamete has capital Y and 50% has small y. Similarly, 50% of capital R bearing gametes capital Y means capital R bearing gametes capital Y and other 50% has small y. Thus, there are 4 genotypes, 4 types of pollen and 4 types of eggs. The 4 types are capital R capital Y, capital R small y. Round yellow, round wrinkled. ये 2 पेयर बन गए। क्योंकि राउंड एक ही कैरेक्टर है तो 50% में था, लेकिन रिंकल्ड होने के बावजूद ये येलो ग्रीन में बढ़ गया, राउंड होने के बावजूद ये येलो ग्रीन में बढ़ गया, तो 50-50 क्या हो गया और 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ऑलरेडी 50% था क्योंकि राउंड और रिंकल्ड ये 2 कैरेक्टर थे जो 100% बना रहे थे एक कैरेक्टर का। 50% राउंड थे, 50% रिंकल्ड। अब उस 50% राउंड में से 25% राउंड येलो कलर के थे और 25% राउंड ग्रीन कलर के थे। ये मिला के 50% राउंड सीड्स बना रहे थे। सेम स्मॉल आर के साथ, ईच विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 25% or 1/4 of total gametes produced. When you write down the 4 types of egg and pollen on the 2 sides of a Punnett square, it is very easy to derive the composition of zygote that give rise to the F2 plants. Although there are 16 squares, how many different type of genotype and phenotype are formed? Note them down in the format given. अब तुम उसके बेसिस पे जो है नोट करके नीचे दिए गए जो बॉक्स है उसमें लिख सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो मुझे कमेंट के नीचे थम्स अप दे देना, और कमेंट अगर ऑन नहीं हो रहा है तो तुम्हें पता है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है विक्रमादित्य डैश अहर्राव के नाम से, AHERRAO, ठीक है। विक्रमादित्य डैश अहर्राव के नाम से इंस्टाग्राम पे आईडी है, वहाँ जाके देख लेना। वहाँ भी तुमको कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। खैर, अब बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865। देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आया जो मेंडल ने दिया। अब मेंडल की जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी इसके कुछ इनहेरिटेंस थे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ डिसएडवांटेजेस, मतलब क्या कह सकते हो यार, मेरिट्स और डीमेरिट्स थे। नहीं, मेरिट्स और डीमेरिट्स नहीं। इस थ्योरी को लेके मेंडल को कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या? हालांकि वो मेंडल की प्रॉब्लम्स थी, मेंडल को नहीं, मेंडल की थ्योरी के लिए प्रॉब्लम्स थी, ना कि पूरी थ्योरी गलत थी। प्रॉब्लम क्या थी? मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865, बट फॉर सेवरल रीजंस इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 900। 1865 में ही मेंडल ने अपना सारा काम कर दिया था, लेकिन इनकी ये जो थ्योरीज है ये 900 में पब्लिश हुई या 900 में रिकॉग्नाइज हुई। क्यों? पहली चीज़, क्या कारण थे कि मेंडल ने जब 1865 में अपने सारे काम कर लिए तो उनको इस बात का अवार्ड 900 में मिला, ईयर 900 में मिला? क्या रीज़न थे? वो रीज़न पढ़ते हैं। पहला, कम्युनिकेशन, क्योंकि उस समय इतना आसान नहीं था कि टेलीफोन है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, उठा के तुमने गवर्नमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया को भेज दिया, या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई जो अपनी संस्था वगैरह होती है उसको भेज दिया कि मैंने ये डिस्कवरी की है, आप प्लीज़ इसका प्रचार करें या दूसरों को इसके बारे में बताएं। ऐसा नहीं था, ठीक है। तो फर्स्टली कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी एज इट इज़ नाउ इन दोज डे, एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड, और उनका वर्क जो था वो ज़्यादा तरीके से फैल नहीं पाया। सेकेंडली, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन
or factors as stable and discrete unit that control the expression of trait and of the other pair of allele which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for apparently continuous variation seen in nature. दूसरा रीज़न था कि उन्होंने कहा था कि डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर्स होते हैं या जीन होते हैं जो बिना ब्लेंडिंग के एक से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, ठीक है, यानी ब्लेंडिंग नहीं होती। लेकिन उनके साथ के जो और साइंटिस्ट या और लोग थे उनका मानना ये था अगर हमें नेचर में इतनी डाइवर्सिटी दिख रही है तो बिना किसी जेनेटिक मटेरियल की ब्लेंडिंग के तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक दूसरा डिले होने का कारण था इनकी थ्योरी के। Thirdly, Mendel's approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time. तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, अपन ने देखा मेंडल ने रेशियो दिया, मैथमेटिकल रेशियो 9:3:3:1 या 2:1 1:2 ऐसा। तो बायोलॉजी का तब वो भी कब अराउंड 1863 की बात है, 65 की बात है, उस समय बायोलॉजी को मेंडल ने मैथमेटिक्स से जोड़ा। तो कई बायोलॉजिस्ट को लगा कि इन्होंने बायो को मैथमेटिक्स से जोड़ दिया, कुछ प्रॉब्लम्स तो हो ही होंगी या ये कुछ गड़बड़ है, बायो को मैथ्स के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इसीलिए जो है इस वजह से भी टल गया। Finally, though Mendel's work suggested that factors were discrete unit, he could not provide any physical proof for the existence of factors or say what they are made of. और वो ये 900 से पहले तक नहीं बता पाए कि फैक्टर्स ही डिस्क्रीट यूनिट होती है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। लेकिन फिर 900 में ऐसा क्या हुआ कि उनके इस काम को लोग मानने लगे, क्योंकि यार एकदम से मोबाइल फ़ोन तो डेवलप नहीं हो जाएगा ना, कम्युनिकेशन 10-15 साल में इतना तेज़ हो जाएगा, हो भी गया हो तो कितनों को ही पता चलेगा, है ना। तो कोई ना कोई दूसरा थर्ड पर्सन तो होगा जिसने इनके काम को सराहना दी होगी, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो किसी का काम आज तक फेमस नहीं हुआ है ना। तो वो कौन थे? इन 900 3 साइंटिस्ट डिवरीज, कोरेंस एंड वन टेस्मार्क। 900 सेंचुरी में ईयर 900 में 3 साइंटिस्ट डिवरीज, कोरेंस और वॉन टेस्मार्क ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल रिजल्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। इन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल के जो इनहेरिटेंस का लॉ दिया था, जो कैरेक्टर दिया था, उसको इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर करने का जो है प्रैक्टिकल किया। Also by this time, due to advancement in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division और क्योंकि उस समय तक, क्योंकि 1865 में मेंडल ये प्रपोज करना चाह रहे थे और 900 में इन साइंटिस्ट ने इसका पता लगा, तो कितने साल बीत गए, हिसाब लगाओ जरा, 10, 20, 30, 35 साल बीत गए। 35 साल में एक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई। अब ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो हमारे 3 साइंटिस्ट थे, डिवरी, कोरेन और वॉन टेस्मार्क, इनमें से किसी एक ने इंडिविजुअली ये देखा कि सेल का डिवीजन होता कैसे है, उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया। दिस लीड टू डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस दैट अपीयर्ड टू डबल्ड एंड डिवाइडेड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन। और वहाँ पे तब न्यूक्लियस के बारे में पता चला, मतलब एग्जैक्टली नहीं, बट उनको लगा कि कुछ ना कुछ है। आज अपन उसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं, उस समय उसको नाम नहीं दिया गया था कि न्यूक्लियस है, लेकिन उन्हें लगा यहाँ पे ये सेल डिवीज़न हो रहा है और इसके वजह से ही जो ट्रेड्स हैं वो यहाँ से वहाँ जाते हैं। इसके ज़रिए जो था किनका मेंडल का काम प्रपोज हुआ और उसके बाद उनको क्रोमोसोम्स कह दिया गया। किसको? जो न्यूक्लियस में कलर्ड बॉडीज़ दिख रही थी ना माइक्रोस्कोप के थ्रू से। बाय 1902 क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट और 1902 तक क्रोमोसोम की जो मूवमेंट थी उसके बारे में पता लगा लिया गया। वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी। अब आए सटन एंड बोवरी, जिनका नाम ऑलमोस्ट सबने सुना है कि नहीं सुना है तो यार तुम ऑडियो बुक बंद करके चले जाओ भाई,
अगर तुमने हर्शी और चेस, थियोडोर बोवरी और सटन और आइंस्टाइन का नाम नहीं सुना है, तुम बायो मत पढ़ो, ठीक है। वॉल्टर सटन के बारे में जो लोग फैक्ट वगैरह जानते हैं या थियोडोर बोवरी के बारे में जितने भी फैक्ट जानते हैं, अगर तुम्हें कोई ऐसा फैक्ट पता है जो हो सकता है किसी और को ना पता हो, तो इंस्टाग्राम पे जो मेरा अकाउंट है उसमें किसी भी एक वीडियो पे ना कमेंट करके बता देना। हालांकि मैं भी बताऊंगा, मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी यहाँ ध्यान देते हैं। Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosome was parallel to behavior of gene and used chromosome movement to explain Mendel law. Walter Sutton और Theodore Boveri ने कहा, यार ये क्रोमोसोम का मूवमेंट जीन के मूवमेंट से तो अलग है, तो उन्होंने मेंडल के जो लॉ थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्रोमोसोम के मूवमेंट की हेल्प ली, यानी क्रोमोसोम के मूवमेंट के बेसिस पे उन्होंने मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन किया। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन पढ़ा है, मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन पढ़ा है, उसी के बेसिस पे। द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट आर क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर, मेंडल ने भी यही कहा था। डिस्क्रीट यूनिकॉल्ड फैक्टर अकर इन पेयर, 2 allele of gene pair are located on homologous site on homologous chromosome, मेंडल ने भी यही कहा था कि ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, जब एनाफेज करवाया, जब एनाफेज ऑब्जर्व किया क्रोमोसोम का, जब मियोसिस 1 हो रही थी, 2 क्रोमोसोम पेयर अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो गए। To understand this, compare the chromosome of 4 different color in the left and right column. In the left column, orange and green is segregating together, but in right column, orange chromosome is segregating with red chromosome. ठीक है, दिख रहा है? चलो बढ़िया। Sutton and Boveri argued that pairing and separation of a pair of chromosome would lead to segregation of pair of factor that were carried. और सटन और बोवरी ने इस मूवमेंट को देख के कहा कि जो पेयरिंग और सेपरेशन हो रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम्स के पेयर के बीच, यही जो मेंडल समझाना चाह रहे थे कि डिस्क्रीट यूनिट जो फैक्टर्स है वो इंडिपेंडेंटली मूव करती है, ये प्रूव कर पाए। सटन यूनाइटेड द नॉलेज of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it chromosomal theory of inheritance। और फिर सटन ने इस क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को मेंडल के प्रिंसिपल के साथ जोड़ के एक थ्योरी बना के एक नई थ्योरी दी, जो कि थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि मेंडल के सिद्धांतों को सही साबित करती है। क्योंकि कई लोगों ने कई रीजन दिए थे, अपन ने 3 रीजन पढ़े कि क्या रीजन थे कि उनकी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर पाया 900 तक, तो वो बाद में एक्सेप्ट कर ले गए। फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडिया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन एंड हिज कलीग्स लीड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर द वेरिएशन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड। अब इस आइडिया को यूज़ करते हुए उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो थी, थॉमस हंट मॉर्गन ने अपनी कलीग्स के साथ इसकी डिस्कवरी के बेसिस के वेरिएशन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ कंपेयर किया। यानी कि मेंडल ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, अगर 2 अलग अलग फैक्टर्स हैं या 2 अलग अलग जीन्स अलग अलग कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे राउंड येलो रिंकल ग्रीन, वो आपस में 9:3:3:1 के रेशियो में ही जोड़ेंगे। तो ये प्रूफ करने के लिए थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन वर्कड विद द टाइनी फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर विच यू हैव फाउंड वेरी सूटेबल फॉर सच स्टडीज़। अब देखो, मेंडल ने मटर का पौधा क्यों लिया था? क्योंकि उसमें कई सारे कैरेक्टर देखने को मिल रहे थे। उसकी जो प्रोजेनी आ रही थी वो हर 2-3 हफ्ते में एक नया उसकी एक प्रोजेनी आ रही थी। यानी कि उन्होंने ऐसा लिया कि वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर पाएँ। हंट मॉर्गन ने क्या किया, ड्रोसोफिला को लिया, ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर। ये ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर क्या है?
नॉर्मल मक्खी जो अपने घर में घूमती है। छोटी वाली दिखती है अपने को, जिसकी काले रंग की आंखें होती है। काली होती है कि भूरी, ब्राउन होती है। ये छोटी वाली जो होती है ना, ये मेल होती है। और जो कभी कभार देखते हो ना कि अरे बड़ी मक्खी आ गई लाल रंग वाली, लाल आंख वाली मक्खी देखी कभी बड़ी, वो होती है फीमेल, रेड आइड ड्रोसोफिला, उसको ड्रोसोफिला कहते हैं। उसके ऊपर इन्होंने अपना काम किया। इन्होंने क्या किया, दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी। अब मक्खी को उगाने के लिए तुम केमिकल तो दोगे नहीं, नॉर्मल लेबोरेटरी में ले आओ, जो एनवायरनमेंट या जो चीज़ें चाहिए एक मक्खी को उगने के लिए वो उसको दे दो, सिचुएशन सूटेबल। ऑल्सो दे कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। ये 2 हफ्तों में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर देते हैं। हर 2 हफ्ते में एक मक्खी नए अंडे देती है और उसमें से नई मक्खियाँ निकलती हैं। एंड अ सिंगल मीटिंग कुड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी लाइफ। और एक बार में मक्खी कम से कम 50-60 अंडे तो दे ही देती है। एवरेज बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं मालूम। ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेक्स, मेल एंड फीमेल फ्लाई आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। और साथ ही साथ जो मेल और फीमेल मक्खियाँ थी उनको डिस्टिंग्विश करना आसान था। अब आगे बात करते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की। 5.3.3 Morgan carried out several dihybrid cross in Drosophila to study genes that were sex linked. अब मॉर्गन का ही जो एक्सपेरिमेंट था उसी को लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन कहा गया है। जैसे मेंडल ने जो था डायहाइब्रिड क्रॉस किया, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन बताया और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया, वो दोनों आपस में इंटरेक्टेड थे, कोरिलेटेड थे। ऐसे ही लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन मॉर्गन के किए ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट से कोरिलेटेड थे। मॉर्गन कैरी आउट सेवरल डायहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। मॉर्गन ने बहुत सारे क्रॉस किए ड्रोसोफिला में ताकि स्टडी कर सकते जीन की जो कि सेक्स लिंक्ड है। क्रॉस was similar to dihybrid cross carried out by Mendel in P. 9:3:3:1 का ही रेशियो होने मिला, जैसा कि मेंडल ने अपने पी प्लांट में किया था। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडी वाइट आई फीमेल टू ब्राउन बॉडी रेड आई मेल। यानी कि जो फीमेल थी वो येलो कलर की वाइट आँखों वाली थी और मेल्स जो थे वो रेड कलर के ब्राउन बॉडी वाले थे। एंड इंटरक्रॉस द F1 प्रोजेनी, और उनकी जो F1 प्रोजेनी थी, F1 प्रोजेनी की बात करें, पेरेंट्स की नहीं, F1 प्रोजेनी को इन्होंने आपस में जो है इंटरक्रॉस कराया। He observed that 2 genes did not segregate independently of each other and F2 ratio deviated very significantly from the 9:3:3:1 ratio expected when 2 genes are independent. Morgan and his group knew that genes were located on X chromosome. उन्हें पता था कि X chromosome पे जीन लोकेटेड रहते हैं, and so quickly that when the 2 genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, proportion of parental gene combination was much higher than non-parental type. जो पेरेंटल प्रोपोर्शन था जीन के कॉम्बिनेशन का वो नॉन पेरेंटल टाइप से ज़्यादा बड़ा था। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द 2 जीन एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। क्योंकि मॉर्गन ने इसको फिजिकल एसोसिएशन से या 2 जीन्स के लिंकेज से किया था, इसलिए इसको नाम लिंकेज दिया। टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम एंड टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। और जो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन था उसको रिकॉम्बिनेशन नाम दिया, जबकि जो फिजिकल एसोसिएशन था यानी कि पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन उसको लिंकेज नाम दिया। Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were tightly linked. हालांकि मॉर्गन और उनके ग्रुप में कई जीन्स के बारे में एक ग्रुपिंग की और पता लगाया कि वो सेम क्रोमोसोम पे होते हैं, लेकिन कुछ जीन होते हैं जो बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं, while other were loosely linked, जबकि कुछ बहुत ढीले तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। For example, he found that gene white and yellow were very tightly linked and show only 1.3% रिकॉम्बिनेशन। जैसे कि जो येलो और वाइट कलर के जीन्स थे किसी ड्रोसोफिला के, उन्होंने सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन दिखाया, जबकि वाइट और मिनिएचर विंग वाले जो जीन थे उन्होंने 37.2% रिकॉम्बिनेशन दिखाया। यानी सबसे ज़्यादा वाइट और मिनिएचर जीन्स दिखे
और सबसे कम जो थे येलो एंड वाइट जीन्स जो थे वो दिखे। हिज स्टूडेंट, अब इनका एक स्टूडेंट था एल्फ्रेड स्टर्वेंट, यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन। अब उनका एक स्टूडेंट था एल्फ्रेड स्टर्वेंट, उन्होंने क्या किया, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया ताकि जीन के पेयर के बीच में, यानी कि जो सेम क्रोमोसोम होता है उनमें रिकॉम्बिनेशन जब हुआ जीन के पेयर्स के बीच में, उसको मेजर करने के लिए कि उनके बीच में डिस्टेंस क्या थी, जो वो क्रोमोसोम पर अटैच थे उनके बीच में डिस्टेंस क्या थी, इसके लिए उन्होंने उसकी मैपिंग की, क्रोमोसोम के ऊपर जीन के पोजीशन की मैपिंग की। मतलब स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टर्वेंट यूज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। टुडे जेनेटिक मैप, और आज की डेट में वही जेनेटिक मैप आर एक्सटेंसिवली यूज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ whole genome as was done in case of human genome sequence project। और ये जो मैपिंग या जीन मैपिंग की प्रोसेस थी, इसको वाइडली यूज़ किया जाता है खास करके ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के अंदर, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये थी इसका ऑडियो बुक 2। अगर इसमें जो लास्ट क्लास का पार्ट था उसमें अगर कहीं ब्रेक हुआ हो या मैंने रिपीट की हुई बातें उनमें अगर तुम्हें थोड़ा भी कन्फ्यूजन हुआ हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमको क्लैरिटी के लिए क्या है, बैकग्राउंड वॉइस भी कम आए, इसके लिए मुझे बार बार वीडियो पॉज करनी पड़ रही थी। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। खैर, ये थी ऑडियो बुक 2। अब मिलते हैं ऑडियो बुक 3 में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, और फिर ऑडियो बुक 4 में बात करेंगे अपन, 3 में बात करेंगे अपन सेक्स डिटर्मिनेशन की। ठीक है, तो अगर ये ऑडियो बुक 2 अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और इंस्टाग्राम की मेरी आईडी तुमको पता है, विक्रमादित्य-अहर्राव, AHERRAO। ठीक है, वहाँ जाके किसी भी एक वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि यूट्यूब पे जो वीडियो डाल रहा हूँ वो कैसे हैं, तुम्हें अच्छे लग रहे हैं या नहीं। उसके अलावा तुम्हें जैसा पता है 10 से लेकर 12 तक के साइंस के हर चैप्टर की डिटेल वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिए गए हैं। और ऑडियो बुक्स की बात करूँ तो क्लास 12th में फ्लावर वाला, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला और रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो चैप्टर्स है, इनकी ऑडियो बुक्स ऑलरेडी डल चुकी हैं, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन की ऑडियो बुक 1 भी जा चुकी है। ऑडियो बुक 2 भी अब डल गई है। 3, 4, 5 जल्दी ही आएंगी, कोशिश करूँगा 3 और 4 में ख़त्म हो जाए। उसके अलावा क्लास 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, और ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें क्लास 11th की बायोलॉजी में तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सारे ऑडियो बुक्स भी डाल दिए गए हैं ऑलरेडी। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में न्यू टॉपिक। तब तक दिस इज मी विक्रमादित्य साइनिंग ऑफ। फिर से कह रहा हूँ यार, ऑडियो बुक अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओम साइमन बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।